ये जो क्लास है हमारी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूजीसी नेट के टॉपिक पर, और ये सिलेबस आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक समूह कार्य पे। कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था डेफिनेशन वगैरह पे, उसकी थोड़ी सी जिक्र हुई थी। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं वो समूह के बारे में बात करेंगे, और समूह यहां से इस पॉइंट से आपको एक प्रश्न सुमेलित में मिलेगा, सुमेलित में, और एक प्रश्न आपको जो मिलेगा और वो मिलेगा इंडिविजुअल में, कथन या कारण में। ठीक है, 2 प्रश्न यहां से बने केवल इस पॉइंट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, कि सामाजिक समूह क्या होता है। सामाजिक समूह क्या होता है? तो देखिए, सामाजिक समूह को व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध बताया जाता है। ओके, तो देखो, एक इसके पहले हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, है ना, स्ट्रक्चर पर, कि ग्रुप की संरचनाएं कैसे होती हैं, किस टाइप के या पर किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है संरचनाओं को। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक विद्वान थे जिनका नाम था डोनर स्टाइल। डोनर स्टाइल, ये महोदय ने सन 1984 में 1984 में समूह संरचना से इस बात का उल्लेख किए कि समूह किस प्रकार का संगठित है और उसके सदस्यों के स्थान या पद एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो स्थान या पद एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं, वही बेसिकली जो वो जिस तरीके से संबंध में है, वही समूह की संरचना है। तो ये डोनर स्टाइल महोदय ने कहा है। तो स्थान, पद, ठीक है, और ये पता है किसके? सदस्यों के, यही सदस्यों के। तो ये परिभाषा बना देते हैं समूह संरचना की। केवल ये शब्द याद रखिए, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जैसे क्वेश्चन में देता हूं, मैंने कहा कि समूह किस प्रकार संगठित और उसके सदस्यों के स्थान या पद एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, निम्न में विचारक। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे: डोनर स्टाइल, किंग्सले डेविस, मैकाइवर एंड पेज, आगबर्न। तो डोनर स्टाइल का नाम लगाइएगा वहां पर, ये शब्द को आप जरूर ध्यान, मैंने कीवर्ड को यहां पे लिखा है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। तो यही बात अपने तरीके से अपनी स्टाइल में कहने वाले एक विद्वान है जिनका नाम है बैटमैन। बैटमैन सन 1974 में, 1974 में, इनका कहना है कि जो समूह की संरचनाएं हैं वो किसी समूह के सदस्यों की अंतरक्रिया के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। यानी आप, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई या किसी सामाजिक समूह पर बात कर रहे हैं, और उस सामाजिक समूह की जब बात करूंगा तो इसमें जाहिर सी बात है व्यक्ति होंगे। अच्छा, ये बात तो आप सबको पता भी है कि भाई कोई भी ग्रुप हो या कम्युनिटी हो, उसमें सदस्य जरूर होंगे या व्यक्ति जरूर होंगे। तो इन्हीं व्यक्तियों की अंतर क्रिया के विभिन्न पहलू, अब इन व्यक्तियों के अंदर जो है अंतः क्रियाएं बहुत सारी हैं, और यह अंतः क्रियाएं, रीजन ये है कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अलग अलग होता है, उसकी समस्या अलग होगी, उसको उसका समाधान करना भी अलग होगा। तो इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि अंतः क्रिया जब अलग अलग होगी तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी, उसका समाधान या उपाय भी अलग अलग होगा। तो विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को स्पष्ट कर देगा। यही अंतः क्रिया जो है भिन्न भिन्न, वो सही तरीके से स्पष्ट कर देता है उसकी विशेषता को। जब उसकी विशेषता को वो स्पष्ट कर देगा तो समूह के, ध्यान से सुनिएगा, तो समूह के उच्च एक प्रकार से अनियमितता देखने को मिलेगी। तो अनियमितता जो देखने को मिलेगी वो नकारात्मकता में मिलेगी।
और नियमितता देखने को मिलेगी तो वो सकारात्मकता के दृष्टिकोण में मिलेगा। ठीक है, तब वहां पे यहां दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, नियमित और अनियमित, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, ये परिप्रेक्ष्य मिलेगा। तो उसके बाद सदस्यों की भावनाओं, प्रत्यक्षीकरण और उसकी क्रियाओं में पाया जाएगा। तो जब उसकी क्रिया में पाया जा रहा है, उसकी भावना में पाया जा रहा है, किसके? इस व्यक्ति के। कहां पे? अंतःक्रिया में। जब व्यक्ति के अंदर भावना, प्रत्यक्षीकरण और उसकी क्रिया में पाई जा रही कोई एक्टिविटी या कोई क्रियाविधि या क्रियाकलाप, तो उसे हम लोग सामाजिक समूह के अंतर्गत रखेंगे। तो उसे हम कहेंगे समूह की संरचना है, यह समूह की संरचना है। ठीक है, तो यही समूह की संरचना बैटमैन के द्वारा बताई गई है और एक डोनर स्टाइल के द्वारा बताई गई है ना। इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अब सामाजिक समूह के अंतर्गत, समूह को हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और समाज में रहने वाले लोग किसी न किसी समूह के सदस्य होते ही हैं, ये बात आपको पता है। तो एक विद्वान आए, उनका नाम जी सर, ये बैटमैन वाला एक बार और समझा दीजिए ना, मतलब ऐसे एक लाइन में लिखवा दीजिए ना। बैटमैन का? हाँ जी सर। चलो अच्छा, पहले मैं बैटमैन का लिखवा देता हूं, आप नोट करना है नोट कर लीजिए, इनकी परिभाषा भी है ना। तो बैटमैन सन 1974, 1974, ठीक है। इनका कहना है कि समूह संरचना से तात्पर्य किसी समूह के सदस्यों का या की अंतरक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं की करिएगा विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली उच्च समरूप नियमितता या अनियमितता से होता है, जो सदस्यों की भावनाओं, प्रत्यक्षीकरण एवं उनकी क्रियाओं में पाई जाती है। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको लिख लीजिए। हो गया? जी सर। ओके, तो अब देखिए, आगे मैं आपसे कह रहा था कि समूह की संरचना में क्या बताने जा रहा था आप लोगों को? जॉर्ज की परिभाषा बता रहे हैं। अच्छा हाँ, जॉर्ज सी होम्स की एक परिभाषा आती है। इन्होंने कहा कि स्थापित, है ना, इन्होंने बोला स्थापित मानदंड के अनुसार कहा बातचीत करने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर, व्यक्तियों से व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत का विकास, समाजीकरण में
सामाजिक समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। जॉर्ज सी होमस ने कहा है कि बातचीत मानदंड के अकॉर्डिंग कहा, इन्होंने स्थापित करते हुए, कि बातचीत करने वाले व्यक्तियों से व्यक्तित्व या व्यक्तिगत का विकास होता है और सामाजिकरण में सामाजिक समूहों के महत्वपूर्ण की भूमिका होती है। यही सामाजिक समूह होता है। यही सामाजिक समूह होता है। जैसे कि सामान्य भाषा में आपको अच्छे से पता है कि सामाजिक समूह होता क्या है। हम इस बात से अच्छे तरीके से रूबरू हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? समूह कहेंगे। व्यक्तियों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। लेकिन एक समूह के लिए ना केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, बल्कि समान भागीदारी और परस्पर क्रियाओं का होना भी आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि एक समूह में उन व्यक्तियों द्वारा बनता है जो अपने अलग अलग हित और जरूरतों के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वह प्रक्रिया बेसिकली सामाजिक समूह कहलाती है। ठीक है। तो ये परिभाषा का मीनिंग था। ठीक है। ये सामान्य साधारण शब्दों में कहा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी के अकॉर्डिंग बताया नहीं गया है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन बताया है। जैसे एक विद्वान का नाम आया आगबर्न। ठीक है। एक विद्वान का नाम आया हर्टन एंड हंट। हाँ, उनका भी नाम आता है। अकबर्न और निमकॉफ भी कह सकते हो, निमकॉफ। और एक विद्वान का नाम आया हर्टन एंड हंट। ये दो विद्वान के बारे में पहले देखते हैं। देखिए, यहां अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, वही सामाजिक समूह कहलाता है। एक परिभाषा ये है। और हर्टन हंट के द्वारा बात करें अगर हम लोग, तो समूह, ठीक है, का कहना है समूह व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियों श्रेणियां कह लीजिएगा, श्रेणियां होती हैं जिनमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना होती है। अंतःक्रिया की चेतना होती है। ठीक है। वही सामाजिक समूह कहलाता है। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये थी परिभाषा जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ विशेषताओं के बारे में। समूह की क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक समूह की विशेषता, सामाजिक समूह की विशेषता या विशेषताएं।
देखिए इसमें अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक विशेषता है इनकी कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। दूसरा अगर हम बात करते हैं पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध। तीसरा सामान्य हित, और उद्देश्य। चौथा समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, एकता की भावना होता है, एकता की भावना। सापेक्ष स्थिरता, सापेक्ष स्थिरता। और 6 हो गया। 7 समूह आदर्श के नियम, आदर्श के नियम और कार्य का विभाजन, कार्य का विभाजन और ऐच्छिक सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता। समूह की अपनी शक्ति होती है, समूह की अपनी शक्ति होती है। और सामाजिक पहचान, सामाजिक पहचान और हम की भावना और समूह एक मूर्त संगठन है, समूह एक मूर्त संगठन है। ये लगभग कुछ पॉइंट्स हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं एक एक पर, है ना, क्या चीज है ये सब, है ना। देखिए पहला है कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होना। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि समूह में हमेशा एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, अर्थात कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसे किसी भी समूह की प्राथमिक विशेषता कहा जा सके, है ना। तो परिवार समूह पति और पत्नी द्वारा ही बनता है। तो हम ये भी बात कह सकते हैं यहाँ पर कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है। समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और यह आवश्यक नहीं है कि समूह की सदस्यता में शारीरिक निकटता ही हो, है ना, उसके मध्य जो है अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह ही सामाजिक समूह को बताता है। दूसरा पारस्परिक संबंध, समूह किसी भी संग्रह को समूह के रूप में नहीं माना जा सकता। समूह के सदस्यों के बीच आपसी संबंध होना चाहिए। वास्तव में सामाजिक संबंध ही समूह है, इसलिए भीड़ या मेले को सामाजिक समूह भी आप नहीं कह सकते हैं जहां पारस्परिक संबंध ना हो, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात सामान्य हित और उद्देश्य, समूह के सदस्य सामान्य हित और लक्ष्य के क्रम में एक साथ रहते हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति किसी सामाजिक समूह का सदस्य तभी बनता है
जब उसका सामान्य हित और उद्देश्य होता है। समूह में सभी का अपना अपना स्वार्थ होता है, लेकिन स्वार्थ समूह के सभी सदस्यों के समान ही होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो समान हित और उसका उद्देश्य होना अत्यंत आवश्यक है, तब जाके आप सामाजिक समूह बता सकते हो। समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है और प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। एक विद्वान है जिनका नाम है फीचर, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है और उस संरचना में व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है ना। आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय, ये सब क्या है, एक समूह की अपनी संरचना बना रही है। एकता की भावना होती है। सामाजिक समूह में सभी सदस्य एकता और आपसी सहानुभूति की भावना से बंधे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकता की भावना होती है। सापेक्ष स्थिरता होती है। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यक्तियों के एकत्रीकरण की तुलना में नेचर में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होता है। मैं एग्जाम्पल की तरफ बात करूं, जैसे परिवार है, गांव आदि, मेले और भीड़ की तुलना में या अधिक अस्थायी समूह माना जाता है। एकता की भावना है ना, तो परिवार और गांव में ज्यादा पाया जाता है ना। तो इसे बेसिकली किसके सापेक्ष, मेले और भीड़ के। समूह आदर्शों का नियम है। एक बार म्यूट रहिए प्लीज। प्रत्येक प्रकार के समूह के सदस्यों के व्यवहार के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियम और कानून लिखित रूप से हो, है ना। समूह अपेक्षा करता है कि सदस्य अपनी स्थिरता के लिए समूह के नियमों को और कानून को सही तरीके से पालन करेगा। इसलिए समूह आदर्श के नियम भी होते हैं। कार्य का विभाजन। समूह के सभी सदस्य के अलग अलग कार्य होते हैं, तभी समूह के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी समूह के सदस्य आपसी संबंधों से जुड़े तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सदस्य एक ही तरह के काम कर रहे हों। सबके अलग अलग कार्य भी हो सकते हैं, इसलिए कार्य का विभाजन भी बताता है। ऐच्छिक सर बताऊं मैं जी। ऐच्छिक सर, समूह का सदस्य ऐच्छिक व्यक्ति सभी समूह का सदस्य नहीं बनता है। वे समूह का सदस्य ग्रहण करता है जिनके उसके हित और आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति होती है। बिल्कुल, किसी समूह की सदस्यता होना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि नहीं। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग हित और उद्देश्य के अनुसार समूह के सदस्य होने को स्वीकार या अस्वीकार करता है। तो जिसकी सदस्यता को व्यक्ति जब चाहे छोड़ सकता है या उसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन कुछ प्राथमिक समूह जैसे परिवार, रिश्तेदारी आदि की सदस्यता को आसानी से त्याग या स्वीकार नहीं किया जा सकता है उसे, है ना। उसके बाद आपसे कहता है कि समूह की अपनी शक्ति होती है। समूह के आधार पर सामूहिक व्यवहार होता है और सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का अस्तित्व संभव नहीं है। व्यक्ति अपने अस्तित्व को समूह के लिए द्वितीय मानता है। उन्हें समूह को पूरा श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए समूह के नियम को तोड़ने से डरता है। यह भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है, साथ ही समूह की स्थिरता और संगठन को भी बनाए रखता है। इसलिए कहता है कि समूह की अपनी एक शक्ति भी होती है। सामाजिक पहचान। प्रत्येक सामाजिक समूह की अपनी पहचान एक होती है। नतीजन अगर हम बात करें तो लोग जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसे समूह का सदस्य है। यह आवश्यक नहीं है कि समूह के सदस्यों को अच्छी तरह से पहचान हो, लेकिन समूह के सदस्य के रूप में समूह या बाहर के लोगों की एक सामाजिक पहचान बनती है। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक समूह में भी सामाजिक पहचान एक प्रकार की विशेषता है। हम की भावना, जैसे आपने समुदाय में देखा कि हम की भावना पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक समूह की एक विशेषता है हम की भावना का होना। सामान्य लक्ष्य, स्वार्थ और दृष्टिकोण के कारण सदस्यों में परस्पर सहयोग मिलता है, जिससे हम कहते हैं कि हम का विकास होता है। समूह एक मूर्त संगठन है। किसी सामाजिक समूह समान उद्देश्य, लक्ष्य और व्यक्तियों का संकलन होता है, क्योंकि यह व्यक्तियों का एक संग्रह है। और जब व्यक्तियों का संग्रह है तो हम ये बात कह सकते हैं कि यह एक मूर्त संगठन है। ठीक है, तो ये जी। इसमें समझौता भी हो सकता है क्या? समझौता नहीं, समझौता देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी प्रॉब्लमेटिक का सॉल्यूशन है समझौता,
है ना, आप समझौता। तो ये कोई विशेषता नहीं है कि समझौता, हाँ ये अगर आप कहें कि सॉल्यूशन को लेकर किसी समस्या को लेकर बात हो रही तो हम समूह के माध्यम से कर सकते हैं कि समाज में सामाजिक समूह में किसी प्रॉब्लम की समस्या को सॉल्व भी किया जाता है, ये आप बोल सकते हो, है ना, आप ये बोल सकते हो। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक दो उदाहरण जैसे गांव हुए, जैसे कि उनमें हमकी भावना भी होती है, आसपास के पड़ोसी भी हुए, जैसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से ये बेसिकली समूह की संरचना के साथ साथ सामाजिक समूह में जो मैंने भी आपको बताया है ये सभी जो है उसके उद्देश्य को बताते हैं, ठीक है। अच्छा, सामाजिक समूह के अंतर्गत बात अब हम लोग करेंगे उसके वर्गीकरण के बारे में, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि समूहों का वर्गीकरण, समूहों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिएगा समूहों का वर्गीकरण, पहले पॉइंट पर अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने एक विद्वान का नाम आता है और वो है मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने समूह को 3 भागों में बांटा है। एक इन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय समूह होता है, दूसरा इन्होंने कहा है कि हितों के प्रति जागरूकता की बात, हितों के प्रति जागरूकता की बात, और तीसरी बात इन्होंने कहा है हितों के प्रति जागरूकता के समूह के साथ साथ निश्चित संगठन का होना, जिसका निश्चित संगठन हो, निश्चित संगठन। बट हितों के प्रति, ये भी ध्यान रखेंगे, हितों के प्रति, है ना। अच्छा, अगर हम जब बात करते हैं क्षेत्रीय समूह के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता भी होगा, क्षेत्रीय समूह जो कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को दर्शा रहा हो, जैसे राष्ट्र को दर्शा रहा है ना, गांव को दर्शा रहा है, नगर जनजाति वगैरह को बता रहा है कि भाई ये तुम्हारा क्षेत्र है, जिस इस तरीके के शब्द एक क्षेत्र को दर्शाता है, नगर, गांव, पड़ोस, है ना, राष्ट्र, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय समूह है, ये क्षेत्रीय समूह है। अब हितों के प्रति जागरूकता की बात करते हैं, जैसे समूह अपने हितों के बारे में बात करेगा, है कि नहीं, जागरूकता के बारे में बात करता है, लेकिन इसका एक निश्चित संगठन की कमी होती है। तो इस प्रकार के समूह जो हैं सदस्यों में समान प्रवृत्ति पाई जाएगी, तो एक दूसरे से समूह में जो है जाने की इच्छा या पद प्रतिष्ठा के प्रति पाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो बेसिकली हितों के परिप्रेक्ष्य में आती है। तो वर्ग, जाति, शरणार्थी समूह, समान तरह का असमान रुचि रखने वाले भीड़ आदि का जो उदाहरण होता है वो हितों के प्रति जागरूकता का समूह ही होता है। और हितों के प्रति जागरूकता के समूह जिसका एक निश्चित कोई संगठन बन रहा है, तो उसमें कहा गया कि इन समूह सदस्यों की संख्या जो होगी वो सीमित होगी, है ना। तो जैसे कि धर्म से लेके कोई चर्च हुए, मंदिर हुए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो, परिवार भी एक लिमिट हो सकता है, पड़ोस भी है, क्लब भी है ना। इसके अंतर्गत समूह जो होता है वो बेसिकली सदस्यों की संख्या बहुत अधिक और संगठन में औपचारिक तरीके से हम देख सकते हैं। तो जब कभी भी आपकी बात हो रही हो कि भाई कोई बड़ा संगठन है उसमें अधिक लोग हैं, कोई छोटा संगठन है उसमें कम लोग हैं, जहां निर्धारित कर दिया जाता है कि नहीं, तो वो बेसिकली क्या होता है, हितों के प्रति जागरूकता का समूह, जहां पे एक संगठन के परिप्रेक्ष्य में है। तो संघ, राज्य, चर्च जो आपने बताया है ये सब संघ को ही बता रहा है एक प्रकार से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे, लेकिन एक विद्वान का नाम और हम देखेंगे, समनर, जो इंपॉर्टेंट है। समनर ने 2 टाइप के बताया है, एक बताया है अंतः समूह, दूसरा क्या बताया उन्होंने, बाह्य, ठीक है।
वाह है समूह, है ना, वाह है समूह। दो टाइप के इन्होंने बताया है। अच्छा, जब हम समनर की बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, तो ये कहते हैं कि हम उन समूह को अंता समूह कहेंगे जिसके सदस्य स्वयं को हम शब्द से संबोधित करेंगे। समूह के कार्य को हमारे कार्य समूह के दृष्टिकोण और उद्देश्य शब्दों द्वारा हमारे दृष्टिकोण और हमारा उद्देश्य शब्दों द्वारा समझाया जाता है। उदाहरण के तौर पे, जब हम कहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा साथी है, हमारा व्यवसाय है, हमारा गांव है, हमारी जाति है, हमारा मंदिर है, तो यह सभी पते एक अंतः समूह की ओर इशारा कर रहे होते हैं, है कि नहीं। अब अंतः समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनका कल्याण समूह के कल्याण में ही है, और इस भावना के कारण वे हमेशा अपने समूह के सदस्यों का पक्ष ही लेते हैं। इसे कहा जाता है यह अंतः समूह, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारे सामने आता है बाह्य समूह, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना अंतः समूह? हम समूह एक बार समझा दीजिए सर। अंतर समूह जिसमें मतलब हम की भावना, प्रेम, स्नेह, आपसी व्यवहार, हाँ, अंतर समूह के देखो अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात आप है। जैसे हमने कहा कि हम शब्द को संबोधित कर रहा हो, तो वो मैं अगर आपसे कहूं कि जब हम कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा साथी है, हमारा व्यवसाय है, हमारा गांव है, हमारी जाति, हमारा मंदिर, तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब एक अंतः समूह को बता रहे हैं। इससे क्या हुआ कि अंतः समूह के जो सभी सदस्य मानते हैं उनका कल्याण समूह के कल्याण में ही शामिल है। अब जैसे आप क्या करेंगे, आप किसी भी देश, आज अगर हम बात करें, चाहे उसमें से पाकिस्तान मैच जीते आज का, चाहे वो नीदरलैंड जीते, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब जब हमारा मैच चलेगा, ठीक है, तो यहां पर हमारी बात हो रही है, हमारे राष्ट्र की बात, हमारी देश की बात हो रही है। तो इस तरीके का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो किस चीज में बात कर रहे हैं? हम लोग अंतः समूह में बात कर रहे हैं, है ना। हमारे यहां पर जिक्र हो रहा है, हमारी जाति, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा साथी, ये सब क्या है? जब हम अपनों के कल्याणों की बात करते हैं तो वो अंतः समूह है। अभी बाह्य समूह देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। बाह्य समूह क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने अंतः समूह के संदर्भ में एक बाह्य समूह को संदर्भित कर रहा है। अब ध्यान समझिएगा आप लोग को कि अंतः समूह से किस तरीके से आप बाह्य समूह को संदर्भित कर रहे हो। तो समूह में यहां पे वे शब्द आते हैं या तो अन्य शब्द आते हैं। इस चीज को ट्रिक बना लीजिए, इसमें हम शब्द है, इसमें वे शब्द आएगा, या तो फिर अन्य कोई शब्द रिलेट होता है। तो बेसिकली बाह्य समूह में जैसे शब्दों का उपयोग करना, जैसे मैं अगर आपसे कहूं बाह्य समूह में पाए जाने वाले गुण अंतः समूह के विपरीत हो, है ना, इसमें ऐसी भावना होती है कि व्यक्ति इसे दूसरों का समूह मानता है। इसका कारण है कि बाहरी समूह के प्रति सहयोग और सहानुभूति, स्नेह आदि का जो भाव प्रकट होता है, आदि का जो अभाव प्रकट होता है, इसी के स्थान पर हम बाह्य समूह के प्रति दूरी या अलगाव, उदासी, घृणा, प्रतिस्पर्धा, पूर्वाग्रह की भावना देखने लगते हैं। अब आप देखिए, यहां आप हमारे की बात कर रहे थे, यहां आप किसकी बात कर रहे हैं? अन्य की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो वही चीजें यहां पे देखने को मिल रही है। तो यह भावना कभी कभी शत्रुता और बैर के रूप में हो जाती है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, हम सब अगर बात करें, हम इसी पड़ोस के सदस्य हैं, लेकिन वह पड़ोस बहुत भ्रष्ट और गंदा है, तो इससे वो समूह का एक बाह्य समूह बन जाएगा। शत्रु शक्तियां, विदेशी समूह, प्रतिस्पर्धा समूह आदि जो हैं, ये बाह्य समूह का उदाहरण माने जाते हैं। प्रतिस्पर्धा वाले भी, प्रतिस्पर्धा में आप सोचोगे कि मैं जीतूं। जी क्या कह रहे हो? सर आवाज कट जाती है आपकी, आवाज कट जाती है आपके बीच में। आवाज कट जा रही है बीच बीच में? हाँ सर।
ओके, अभी कैसी आवाज, अभी ठीक ठाक है कि कट रही है जी? ठीक है सर, अभी ठीक है, अब ठीक आ रही है सर। अभी ठीक आ रही है। देखिए मैंने कहा कि जब, बिल्कुल देखिए सुनिए, जैसे मैंने कहा प्रतिस्पर्धा वाला शब्द, मैंने क्या बोला, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, या प्रतिस्पर्धी शब्द को रिलेट कराया, ठीक है, कंपटीशन, या मैंने आपको रिलेट करा दिया कोई विदेशी समूह को, है ना, या कोई मैंने रिलेट करा दिया शत्रु समूह को, तो ये सब जानते हैं किसका उदाहरण है? ये सब बाह्य समूह के उदाहरण है, ये सब बाह्य समूह के उदाहरण माने जाएंगे। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, आसान आसान है, समझने का प्रयास करें, बहुत इजी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम लोग, आपने एक नाम सुना होगा लेस्टर वार्ड, है ना, इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। इन्होंने भी दो टाइप बताया है, एक इन्होंने कहा है ऐच्छिक समूह, दूसरा इन्होंने बताया है अनिवार्य समूह, ठीक है। देखिए ऐच्छिक समूह क्या है? ऐच्छिक समूह उन समूह को संदर्भित करता है जो विशेष हितों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों द्वारा बनाया जा रहा हो। ऐसे समूहों की सदस्यता जो होती है वैकल्पिक होती है जी। इनके लिए ना उन पर कोई दबाव नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं क्लब की सदस्यता है, सहकारी समितियां हैं, ट्रेड यूनियन है, कॉलेज हैं, ये सब ऐच्छिक समूह का ही पार्ट है, जहां जो विशेष हितों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, वो ऐच्छिक समूह का पार्ट है। लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं अनिवार्य सदस्यता की, समूह की, तो अनिवार्य समूह वे समूह होते हैं जो स्वतः और स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, स्वतः और स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, जिनमें शामिल होना या ना होना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं, बल्कि सामान्य जीवन के लिए सदस्यता अनिवार्य होती है यहां पर। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां का जो एग्जाम्पल होता है वो परिवार होता है, जाति होती है और समुदाय। एक ऐसे समूह है ये जो अनिवार्य समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये स्वतः और स्वाभाविक तरीके से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद समूह एक बार रिपीट कर दीजिए। ऐच्छिक समूह, ऐच्छिक समूह तो उन समूह को कहते हैं जो विशेष हितों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। अब मान लीजिए ऐसा समूह की सदस्यता अगर है, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई ट्रेड यूनियन बना दूं जी, क्या कह रहे हो? सोशल मीडिया पर भी समूह बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं, सोशल मीडिया का भी समूह बिल्कुल बना सकते हो। यही प्रकार है सहकार, इसका ही ऐच्छिक का ही है, ठीक है। अगर मैं सहकारी समिति की बात करूं तो इसी का एग्जाम्पल बनेगा। अगर मैं आपसे ट्रेड यूनियन की बात करूं तो इसी का एग्जाम्पल बनेगा। कॉलेज की बात करूं तो भी इसी का एग्जाम्पल बनेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं विशेष हित की बात होता है, फील्ड में भी बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। तो लेस्टर का वार्ड का नाम यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा मिलर का, एक विद्वान है मिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी दो भागों में डिवाइड किया है। मिलर महोदय ने सामाजिक समूह को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक 36 समूह, ठीक है। हम इसको उदग्र समूह भी बोल सकते हैं और दूसरे को हम लोग क्षैतिज समूह बोल सकते हैं, है ना। तो ये मिलर महोदय के द्वारा डिवाइड किए गए हैं। अब
देखिए मिलर महोदय ने जो देखो इसी को ना और भी भागों में बात किया जाता है। जैसे एक विषम जाति होता है और एक सम जाति होता है, ठीक है, एक सम जाति होता है। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो देखिए ऐसे समूह जिनमें खंडों का विभाजन हो, सामाजिक दूरी की भावना हो, तो विषम जाति होगा सामाजिक दूरी का, है ना। उच्च या निम्न का स्तर पाए जाएंगे। जैसे जाति और वर्ण के आधार पे आप अगर डिवाइड कर रहे हो, जाति और वर्ण के आधार पे, जाति या वर्ण के आधार पे, तो वो उसको हम लोग विषम जाति का पाठ देंगे। सम जाति में क्या कहेंगे, जब हम लगभग सभी समान सामाजिक आर्थिक स्तर पर बात कर रहे हैं, ऐसे समूह की जहां हम समान सामाजिक स्थिति के कारण सदस्यों से घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे शिक्षक संघ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है। इस तरीके की जब बात करते हैं तो वो बेसिकली एक समजातीय समूह को दर्शाता है, वो समजातीय समूह को बताता है, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। मिलर उदग्र और क्षैतिज समूह के बारे में बात करते हैं और ये बहुत फेमस रहा है इनका, मिलर महोदय का। और जो इन्होंने कहा है मिलर जी ने कि क्षैतिज है तो वही हॉरिजॉन्टल है, उसी को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और जो उदग्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार के समूह को विशाल एवं अंतर्मुखी समूह के रिप्रेजेंट किया गया, जहां राष्ट्र, धार्मिक संगठन, राजनीतिक चीजें आने लगी, है ना। दूसरे प्रकार के जो छोटे समूह हैं, जहां आर्थिक हो गया, क्षैतिज समूह यानी व्यक्तियों द्वारा एक ही सदस्य होता है। तो ऐसी प्रक्रिया पर हमें क्षैतिज समूह का पाठ देखने को मिला, ठीक है। तो क्षैतिज समूह के अंतर्गत ऐसे समूह आते हैं जिसमें सामाजिक समानता विद्यमान होती है ना। इस समूह में सदस्यों की स्थिति एक समान होती है, जैसे शिक्षक वर्ग हो गया, छात्र वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, ट्रेड हो गया, नेता वर्ग हो गया, ये सब क्या है, समान है। तो ये क्षैतिज है, ये इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और जहां आप अलग अलग भागों में बांट रहे हो, जहां आप सामाजिक अंतर का बोध कर रहे हो वर्ण और जाति के आधार पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उदग्र बोलेंगे। अब बताइए, इतना स्पष्ट है? तो सर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये सर रेफरेंस ग्रुप भी हो सकता है क्या? संदर्भ ग्रुप, संदर्भ समूह है लेकिन यहां नहीं है, अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी नहीं है संदर्भ समूह, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आगे बात करते हैं। अभी हाइमन वगैरह का नाम जी, बुक में सर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में ये दिया हुआ है आपका सर, रेफरेंस ग्रुप। नहीं, उदग्र में दिया है या वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में दिया, किस में दिया है? प्रकार्यात्मक आधार पर दिया हुआ, प्रकार्यात्मक आधार पर। सर वो अलग समूह है, आप अलग समूह की बात करें, इनमें मिलर में नहीं है वो कोई संदर्भ समूह। आप बात जो कर रहे हैं ना वो अलग से, अभी आगे आएगा सर वो। ये मिलर के अकॉर्डिंग इसमें किसी में ना तो वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में कोई संदर्भ समूह, रेफरेंस वगैरह कोई रिप्रेजेंट नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना। केवल ये बात ध्यान रखिए, जहां जाति वर्ण की बात हो रही है वो बेसिकली वर्टिकल है, जहां समानता की बात हो रही है वो हॉरिजॉन्टल है, बस इतना ध्यान रखिए। अभी आगे आएगा, हम बात करते हैं उन पे भी। उसके बाद एक विद्वान का नाम आया सिमेल। क्या नाम आया? सिमेल। जब हम सिमेल की बात करते हैं तो इन्होंने आकार को समूह के वर्गीकरण का आधार बताया, कहा कि आकार के आधार पे होगा। तो एक शब्द इन्होंने यूज किया, एकक, जिसको मोंड कहा इन्होंने, और एक शब्द यूज किया इन्होंने द्वैत। द्वैत शब्द यूज किया इन्होंने। एक समूह आया त्रैत। अच्छा, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को कि ये एकल है, ये द्वैत है, ये त्रैत है। इसका मतलब 1 2 3 लोगों की बात हो रही होगी, और बात सही, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर सही सोच रहे हैं।
देखिए यहां पे जो एकक है, एकक व्यक्ति का समूह संबंधों का केंद्र मानकर आरंभ करेंगे। तो एक व्यक्ति को समूह को केंद्र मान लीजिए भैया। अच्छा ये मत सोचिएगा कि एक व्यक्ति का यहां पे समूह हो रहा है, भैया एक व्यक्ति का समूह है, समूह है, समूह को हम क्या मान रहे हैं, एक व्यक्ति को उसमें केंद्र में रख रहे हैं, बस वो उसकी बात करेंगे तो वह एकक होगा। द्वैत में अगर हम बात करते हैं और त्रैत में बात करते हैं तो अन्य छोटे समूह और विशाल स्तरीय समूह को शामिल करता है। तो जो विशाल समूह होगा ये देखो मध्यम कैटेगरी का है, ठीक है, और ये देखो विशाल कैटेगरी का है, ठीक है, बड़े कैटेगरी का है। तो जब आपको कोई मतलब एक सामान्य या निश्चित कोई संख्या के आधार पर बताया जा रही है कि भाई 8 लोगों का समूह है, 10 लोगों का समूह है, एक बताया जा रहा है कि आपको निर्धारित कर दिया जा रहा है, तो वो द्वैत समूह को रिप्रेजेंट करेगा। और त्रैत में ये आपको बताया नहीं जा रहा है, आपको विशाल स्तर पर समूहों को शामिल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो बड़े लेवल पर हैं, ठीक है, उन चीजों को बताता है। ये 3 टाइप के होते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना, बट यहां ये पूछेगा आपसे कि एकक और द्वैत त्रैत पर किसने बात किया है, सिमेल का नाम याद रखिएगा, है ना। उसके बाद एक आता है नाम जो है ड्वाइट सैंडरसन, ड्वाइट सैंडरसन, ठीक है। इन्होंने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार का इन्होंने बताया। इनका जो 3 प्रकार था, एक था इनका अनैच्छिक, और एक था इनका ऐच्छिक, और एक और था इनका ऐच्छिक अनैच्छिक, और क्या था, प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक। ये याद तब होंगे जब आप बराबर अपने नोट्स को देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए अनैच्छिक समूह जो होता है नातेदारी पर आधारित है। परिवार मनुष्य अपनी इच्छा से अपने परिवार का चयन नहीं करता है, उसका तो इसमें जन्म से ही होता है, तो वो अनैच्छिक होगा। और ऐच्छिक समूह वो होता है, ये वाला वो होता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से शामिल होता है, वह अपनी इच्छा से उसका सदस्य बनता है, और जब उसकी इच्छा होगी तो वह उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिनिधि क्या कहता है कि मनुष्य कुछ लोगों को प्रतिनिधि के रूप में, भले ही लोगों ने उसे स्वयं निर्वाचित किया हो अथवा उसका कोई सत्ता द्वारा नामांकन हो, शामिल हो, तो संसद द्वारा वह प्रतिनिधि समूह हो जाता है, प्रतिनिधि समूह हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और कौन बचा है? अच्छा प्रतिनिधि वाला दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। क्या हुआ भाई, प्रतिनिधि तो बहुत, जिससे मैं कहा कि कोई सत्ता में कोई व्यक्ति, मनुष्य मान लीजिए कुछ लोगों का प्रतिनिधि कर दिया, आप लोग क्या चुनाव कर दिया आपने, भले ही वो स्वयं से निर्वाचित हो, आपने उसे बनाया, किसी सत्ता के द्वारा वो या तो नामांकित हो, मतलब या तो कोई और ने उस समूह को बनाया, है ना। तो संसद एक प्रतिनिधि समूह होता है। संसद जानते हो, संसद, संसद मैं बात कर रहा हूं राजनीति में, तो संसद क्या है, संसद बेसिकली, हाँ, संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। राष्ट्रपति, अगर भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा मतलब राज्यों का परिषद, लोकसभा का मतलब लोगों का सदन, है कि नहीं। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी एक सदन को बुलाने या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है ना। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि संसद एक प्रतिनिधि को समूह मानता है, और ये बात सत्य है, उसी को प्रतिनिधिक कहते हैं हम लोग, है ना। और ये तो बड़ा आसान है प्रतिनिधि। तीसरा एक और विद्वान की मैं बात कर रहा था, किसकी बात करने रहा था सर? अभी सीएच कूले का रह गया। सीएच कूले, मैं इन लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, अभी कूले है, सीएच कूले है, टोनी से, इनके बारे में अलग बात करूंगा, है ना। और अभी बात कर लेता हूं उनके बारे में। चार्ल्स जो है एलवुड के बता दिया, चार्ल्स एलवुड, ओके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने 2 टाइप बताया, एक ऐच्छिक बताया है और एक इन्होंने
ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कहो, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक बोलो। देखिए ऐच्छिक अनैच्छिक अभी बात कर रहे थे ना ऊपर, फिर तो इनका मैच हो जाता ऊपर वाले बंदे का। ऊपर अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? किसके बारे में बात कर रहे थे? ड्वाइट सैंडरसन के। तो अगर अलग अलग बोलता तो देखो यहां पर जब ऐच्छिक अनैच्छिक एक साथ आएंगे ना, तब आप लोग वहां पर चार्ल्स एल जो है ए एलुड का लगाना आप लोग, ठीक है, ऐच्छिक अनैच्छिक। और दूसरा आपको लगाना है दूसरा संस्थागत, संस्थागत एवं असंस्थागत, असंस्थागत, है ना भाई। जो इंस्टीट्यूट से ऐच्छिक अनैच्छिक वही वाली प्रक्रिया है ड्वाइट वाली ऊपर की। संस्थागत असंस्थागत जो संस्था से हो, जहां पे समूह के माध्यम से आ रहा हो, और असंस्थागत जहां यूनिक के रूप में, एकल के रूप में आ रहा हो, ठीक है। अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई का मतलब हुआ भाई जहां पे फिक्स जो चीजें हो, और अस्थाई का मतलब जिसमें बदलाव होता रहा हो, वह अस्थाई, ठीक है। इस तरीके के उन्होंने डिवाइड किया है। एक विद्वान का और नाम देखिए, उसका नाम है लियोपोल्ड, लियोपोल्ड। इन्होंने समूह को एक बताया भीड़, एक समूह होता है जो भीड़ भी है। दूसरा समूह ऑलरेडी है ही है, उसका नाम ही इन्होंने रखा समूह, ग्रुप्स। तीसरा इन्होंने एक नाम रखा अमूर्त, एक समूह अमूर्त होता है, ठीक है। और ये 3 समूह के रूप में अबस्ट्रैक्ट, इसको अबस्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये 3 समूह के रूप में इसने लियोपोल्ड ने डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पार्क एवं बर्नेस के बारे में। पार्क एवं बर्गेस के बारे में। इन्होंने जो है समूह को 2 भागों में बांटा। एक का नाम रखा इन्होंने प्रादेशिक, और दूसरे का जो नाम रखा इन्होंने गैर प्रादेशिक, गैर प्रादेशिक, ठीक है। और एक गिलीन का नाम आता है, गिलीन एंड गिलीन का नाम। तो इन्होंने जो है एक पहला किया खून का रिश्ता, एक समूह होता है खून का रिश्ता, और एक होता है शारीरिक विशेषता के आधार पर, और एक इन्होंने बताया भौतिक समीपता के आधार पर, भौतिक समीपता के आधार पर, ठीक। ये 3 इन्होंने जिक्र किया, ठीक है। और आपने एक नाम सुना होगा एफ्टोनीस का नाम सुना है? एक बार पीछे दिखा दीजिए, पीछे वाला दिखा दीजिए सर एक बार। सर लास्ट स्लाइड पे प्रादेशिक का बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, देखिए ये विद्वान पार्क एंड बर्गेस की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक प्रादेशिक समूह के बारे में बात किया और एक इन्होंने गैर प्रादेशिक की बात किया। प्रादेशिक समूह मतलब किसी एक प्रदेश को रिलेट कराया, प्रादेशिक परिषद प्रादेशिक चीज़ों को रिलेट कराया, जहाँ पे भी प्रदेश के भीतर काम या भागों से संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्तिगत है या व्यक्तियों का समूह है या जानवरों का समूह है, एक उस क्षेत्र को इन्होंने बताया कि जो रक्षा या सुरक्षा से संबंधित हो, ठीक है। तो एक प्रदेश जिसके भीतर काम या भाग से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो होगा वह प्रादेशिक होगा, और जो संबंध नहीं रखने वाला होगा वो गैर प्रादेशिक होगा, वह गैर प्रादेशिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एफ्टोनीज ने एक बात कही थी, आप उसे भी ध्यान रखेंगे। टोनीज के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। टोनीज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो हमने देखा भी है, एक कम्युनिटी आता है और एक, बोलिए, एसोसिएशन आता है, नहीं आपने सुना है? बिल्कुल राइट सर, कम्युनिटी और एसोसिएशन। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली एफ्टोनीज एक विद्वान हैं, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन के 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है टोनीज महोदय ने, है ना। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। ओके, तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ फर्डिनेट
टोनीज, इन्होंने एक बात किया, गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट, दो समुदाय के बारे में बात किया। और ये बात किया कब? 1887 में बात किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कभी कभी आपने ये भी नाम सुना होगा कि इसी को हम लोग दो नाम से जानते हैं। हम लोग इसी को एफ्टोनीज का ही दो नाम से जानते हैं। वो दो नाम कौन कौन से हैं? समुदाय, संघ और समुदाय। तो देखो, जो संघ और समुदाय है वो हमें याद रखना जरूरी है। किस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है बताएंगे जरा आप? संघ और समुदाय बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं पता? अरे नहीं पता, बताइए। नहीं पता है भाई, बात खत्म। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? ओके, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एफ्टोनीज के अकॉर्डिंग अगर जब बात हम करते हैं तो इन्होंने बेसिकली एक संघ का नाम दिया और एक समुदाय का नाम दिया। तो जो सांप्रदायिक समाज है, जो सांप्रदायिक समाज है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सांप्रदायिक समाज, गेमिन सॉफ्ट। और जो सहयोगी समाज है वो गेसल सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे इन्होंने जो है दो भागों में डिवाइड किया। गेसल सॉफ्ट बेसिकली आधुनिक महानगरीय समाजों द्वारा सरकारी नौकरशाही और बड़े औद्योगिक संगठनों के साथ दर्शाया गया है ना। गेसल सॉफ्ट को, है ना, गेसल सॉफ्ट को दर्शाया गया सरकारी नौकरी, नौकरशाही, औद्योगिक संगठन वगैरह को लेकर। गेसल सॉफ्ट में तर्क संगत की भी बात की गई, गणनात्मक आचार की बात हुई, परिवार, रिश्तेदारी, धर्म, पारंपरिक बंधनों को कमजोर करने का एक काम करता है ये, इस तरीके की बात की गई गेसल सॉफ्ट में, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना। फिर गेमिन सॉफ्ट में क्या बात हुई? गेमिन सॉफ्ट की संरचनाएं में क्या चर्चा हुई? वो अप्रत्यक्ष चीजों को दर्शाया, दक्षता, तर्क संगत के आधार पर आर्थिक और राजनीतिक विचारों के हित में बात करने लगा। तो वह प्रक्रिया आपकी क्या बन जाती है? आपकी गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की, यानी गेमिन सॉफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। देखिए, जो आपका गेमिन सॉफ्ट होता है वो व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाएगा, जहां व्यक्तिगत संबंध बन रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत बन रहे हैं, गेमिन सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट। ठीक है, और इसी के विपरीत गेसल सॉफ्ट है, जहां नौकरशाही, महानगरीय, औद्योगिक संगठन जो दर्शाएगा वो औद्योगिक संगठन वगैरह, वो गेसल सॉफ्ट होगा, वो गेसल सॉफ्ट होगा। तो नौकरशाही यहां पे लिख लो ना, गेसल सॉफ्ट पे, सरकारी औद्योगिक संगठन वगैरह रख लो इसमें। और गेमिन सॉफ्ट में क्या रख लो? व्यक्तिगत संबंध को रख लो, नियम वगैरह रख लो। लोग एक दूसरे से साथ जो है सरल और सीधे आमने सामने संबंध रख रहे हैं, आमने सामने, है ना, आमने सामने, इसको रख लो। ठीक है, क्लियर? जी सर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें? इसमें पूछेगा कि टोनीज का बताओ, किस पे इन्होंने बात किया है टोनीज, या आपसे पूछेगा गेमिन सॉफ्ट किसका है, गेसल सॉफ्ट किसका है, एफ्टोनीज का है, ऐसे सवाल पूछेगा। पहली बार देने जा रहे हो एग्जाम? सर सेकंड टाइम। अच्छा, एक बार ये प्रश्न आ चुका तभी मैंने पूछा। एक बार प्रश्न आ चुका है। चलो, तो ये आपका रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भूलिएगा मत आप सभी लोग, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक समुदाय के बारे में बात किया, एक समिति के बारे में। इसी को हम लोग कम्युनिटी भी कहते हैं और एसोसिएशन भी कहते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। कम्युनिटी और एसोसिएशन भी कहते हैं इसी को। अब एक इन्होंने सन 1909 में एक किताब आई थी, आपने सुना होगा, सामाजिक संगठन करके, 1909 में। जानते हैं वो किसकी किताब थी? 1909 में एक किताब आई और उस किताब का नाम था सामाजिक संगठन। ये किताब था C.H. चार्ल्स हर्टन कूले का। इन्होंने डिवाइड किया प्राथमिक समूह के बारे में, द्वितीयक समूह। हाँ, एक इन्होंने प्राथमिक समूह बताया और एक इन्होंने द्वितीयक समूह बताया। ठीक है, दो समूह के बारे में बात किया। ठीक है, दो समूह के बारे में बात किया, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में बात किया। अच्छा, ये सभी लोगों को पता भी होगा प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होता है। जहां देखो संबंधों का उदाहरण, जैसे कि मैं बात करूं मित्र, पति पत्नी, माता पिता, अध्यापक और शिष्य, किसका उदाहरण है बताइए? प्राथमिक समूह का, बिल्कुल। खेल, परिवार, गांव, पड़ोस, एक साथ काम करने वाले व्यक्ति, किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का ही उदाहरण है वो भी है। क्या कर रहे हो? ठीक है, जब मैं आपसे कहूं विक्रेता के बारे में, श्रोता के बारे में, ग्राहक के बारे में, अभिनेता दर्शक के बारे में, लेखक और पाठक के बारे में, तो ये द्वितीयक होगा। क्लब के बारे में बात करूंगा, व्यवसायिक समिति के बारे में बात करूंगा, कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूंगा, तो भी द्वितीयक समूह होगा। द्वितीयक समूह ना आमने सामने होता है, कम संख्या होती है, लंबे अवधि के लिए होती है। ठीक है, लक्ष्यों में एकरूपता होती है। ठीक है, स्वतंत्रता की भावना होती है, स्वेच्छा होती है प्राथमिक समूह में। स्थानीय दूरी, अल्प अवधि, लक्ष्यों की अनेक रूपता होती है। ये सब द्वितीयक समूह का पार्ट होता है, द्वितीयक समूह का पार्ट होता है ना। पीडीएफ में देखेंगे, सारा मिलेगा आपको। पीडीएफ मैंने आज भेज दिया है, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखिए। अभी 8:30 बजे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों पर। ठीक है, आज और है, कल आप लोगों का यूनिट नंबर 8 चलेगा। ठीक है, चलिए, ओके। इसी लिंक पर होगा, अगर आप चाहो तो ज्वाइन रहो।